नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आज का ये टॉपिक देखकर आप समझ गए होंगे कि किस संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार के संदर्भ में एक न्यूज़ आई थी कि महिलाएं जो हैं या जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, ये सब मिलकर अब रेशम का उत्पादन करेंगी। मतलब जो महिलाएं हैं उनको रेशम उत्पादन के इस व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। उसी दिशा में हम समझने का प्रयास करते हैं और उसी के कारण ये जो रेशम उद्योग है ये चर्चा में आ गया है। सबसे पहले रेशम क्या है इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में, रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात झिल्ली द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बनता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन से ये बनता है। ये रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून का निर्माण करते हैं। रेशम कीट के जीवन के जो जीवन चक्र है उनकी यदि हम बात करें तो 4 चरणों में ये पूरा होता है। रेशम कीट के जो कीट हैं इनका जो जीवन चक्र होता है 4 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला है जहाँ पे एग का निर्माण होता है। दूसरा चरण आपका आता है इल्ली, इसको बोलते हैं इल्ली, या इसी को बोलते हैं कैटरपिलर। और इसके बाद बात आती है प्यूपा की, ठीक है, प्यूपा। और प्यूपा के बाद फिर बात आती है शलभ की, शलभ या इसको मोथ बोलते हैं। तो 4 चरणों में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन कौन से? अंडा, इल्ली, प्यूपा और शलभ, ये 4 चरणों में संपन्न होती है। रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोकून के चरण पर अवरोध डाला जाता है। जो कोकून का चरण होता है इस पे अवरोध डाला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको रेशम प्राप्त करना होता है और इससे व्यवहारिक महत्व का तंतु एक होता है जिसको आप सिल्क कहते हो, वो बाहर निकाला जाता है और इसका इस्तेमाल वस्त्रों की बुनाई में किया जाता है। व्यावसायिक महत्व के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो रेशम की 5 किस्में देखने को मिलती हैं। 5 किस्में इसकी देखने को मिलती हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से, जो रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती हैं और विभिन्न खाद्य पौधों पर पलते हैं। जो रेशम के कीट होते हैं, ये रेशम के कीट अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर पलते हैं और अलग अलग प्रकार की पत्तियों का जो है ये सेवन करते हैं, ठीक है। जैसे ये किस्में कौन से हैं? पहला आता है शहतूत, पहली किस्म आती है शहतूत या जिसको बोलते हैं मलबरी, ठीक है, मलबरी या शहतूत। दूसरा आपको जो देखने को मिलता है वो है ओक तसर। कौन सा है? ओक तसर। ओक तसर या इसी को इंग्लिश में भी ऐसे ही कहते हैं, ओक तसर। तीसरा आपको देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय तसर, उष्णकटिबंधीय तसर, या इसी को बोलते हैं हम ट्रॉपिकल टसर, ठीक है। और एक चौथा देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं मूंगा, और एक 5वां आपको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एरी, ठीक है। तो ये 5 आपको प्रकार देखने को मिलते हैं। भारत में इन सभी प्रकार के वाणिज्यिक रेशम का उत्पादन होता है। शहतूत के अलावा रेशम के अन्य गैर शहतूती जो किस्में हैं, यदि हम उनकी बात करें तो उनको सामान्य रूप से एक नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं बन्या, ठीक है। शहतूत के अलावा रेशम के जो अन्य गैर शहतूते किस्में हैं उनको बन्या नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बात करें आगे, यदि मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलता है इस संदर्भ में, यदि हम बात करें, रेशम की बात हो गई, ठीक है। रेशम के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा रेशम के प्रकार हमने देखा, तो रेशम के जो प्रकार हैं यदि मैं इनकी बात करूं तो आपको देखने को मिलता है ये 2 कारणों पर निर्भर करता है। रेशम के जो प्रकार हैं वो 2 कारणों पर निर्भर करते हैं। कौन से 2 कारण होते हैं? पहला, रेशम कीटों की प्रजाति एवं कोष बुनने से पूर्व उनके द्वारा खाए गए पत्तों पे। तो कहीं ना कहीं ये जो संबंधित है, ये क्या है? 2 कारण कौन कौन से हैं? रेशम, पहला है रेशम कीड़ों की प्रजाति, रेशम कीटों की प्रजाति,
और दूसरा कारण जिस पे ये निर्भर करता है वो है कि इनके द्वारा खाए गए पत्तों का प्रकार, मतलब वो रेशम के जो कीट हैं वो किस प्रकार के हैं और पत्तों का क्या प्रकार है, उन पर ये निर्भर करता है। अब प्रमुख रूप से यदि हम बात करें तो जैसे आपने देखा मलबरी रेशम, अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, अभी आपने देखा कि शहतूत या जिसको मलबरी रेशम आप कहते हो, तो इसके बारे में यदि हम बात करें, मलबरी के बारे में यदि बात करें तो मलबरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वैश्विक रेशम उत्पादन में 90% जो हिस्सा है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ मलबरी का है। भारत में दूसरे स्तर पे, याद रखिएगा, भारत जो है विश्व में मलबरी के उत्पादन में दूसरे स्थान पे आता है। भारत मलबरी सिल्क के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। और इसके लिए जो कीट होते हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है बॉम्बिक्स। इनका भी नाम याद रखिएगा, बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी नामक एक कीट होता है जो मलबरी या शहतूत के पत्ते खाता है और इसी से मलबरी रेशम प्राप्त होता है। तो इस कीट का नाम पता होना चाहिए। अन्य जो 3 श्रेणियां हैं जिसके बारे में अभी हमने देखा, कौन? टसर, मूगा और एरी, जिनको हम बन्या रेशम कहते हैं, ये मध्य व पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा उगाई जाती है। मध्य और पूर्वोत्तर भारत में इनका एरिया आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। टसर की यदि हम बात करें तो विशेष रूप से झारखंड हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और बिहार राज्य आपका हो गया, यहाँ पे इसकी प्रजाति देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जो कीट होता है उसका नाम है जीनस एंथेरिया नामक जो कीट होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। फिर बात आती है एरी की। एरी की यदि हम बात करें तो कीट जो है उसका नाम है रिसिनी फिलोसामिया, ये कीट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मूंगा की यदि हम बात करें तो इसका जो कीट है उसका नाम है एंथेरे आसामेंसिस नामक कीट ये जिम्मेदार होता है। विशेष रूप से असम में इसका उत्पादन देखने को मिलता है। यदि हम एशिया की बात करें तो वैश्विक स्तर पर रेशम के उत्पादन में एशिया जो है 94% कंट्रीब्यूट करता है। वैश्विक स्तर पे जो रेशम का उत्पादन होता है उसमें 94% जो रेशम है वो एशिया से जाता है। और एशिया में यदि देशों की बात करें तो चाइना टॉप पे आता है और चाइना के बाद भारत का स्थान आता है। तो रेशम के उत्पादन में चीन टॉप पे है और चीन के बाद भारत का नाम आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। बिहार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा, बिहार के संदर्भ में जब हम इस प्रकार की जानकारी करते हैं तो बिहार के संदर्भ में भी मलबरी, टसर, आप कह सकते हो कि रेशम की जो प्रमुख प्रजातियां हैं उन सभी का जो उत्पादन है वो बिहार में आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें, जैसे हमने बोला शहतूत रेशम, ठीक है, देखो जैसे हमने बताया भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वर्तमान में 26 रेशम उत्पादक और उपभोक्ता राज्य हैं, जिनमें से 17 के पास केवल अलग रेशम विभाग है। हमारे 26 जो रेशम उत्पादक राज्य हैं उनमें से 17 ऐसे हैं जिनके पास अलग से रेशम के लिए रेशम कीट पालन निर्देशालय या अलग से एक विभाग है। रेशम उत्पादन की यदि हम बात करें तो रेशम उत्पादन के लिए आपको पता होगा कि कच्चा रेशम बनाने के लिए जो रेशम के कीटों का पालन किया जाता है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेरीकल्चर कहते हैं या रेशम कीट पालन कहते हैं। रेशम उत्पादन कृषि आधारित एक कुटीर उद्योग है। रेशम उत्पादन एक रेशम आधारित कुटीर उद्योग है जिसमें बड़ी मात्रा में रेशम पालन के लिए रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम उत्पादन के लिए कच्चा रेशम क्या होता है? एक धागा होता है जिसे कुछ विशेष कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, कोकूनों से प्राप्त किया जाता है। रेशम उत्पादन के मुख्य कार्यपालकों में रेशम कीटों के आहार के लिए खाद्य पौध,
कृषि तथा कीटों द्वारा बने हुए कोकूनों से रेशम तंतु जो है वो निकलता है या निकाला जाता है। रेशम उत्पादन के लाभ क्या हैं? सबसे पहले इससे क्या होता है, रोजगार सृजन की क्षमता में, रोजगार सृजन की जो क्षमता है उसमें सुधार देखने को मिलता है। दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलता है। तीसरा, कम समय में अधिक आय देखने को मिलती है इससे, कम समय में अधिक आय आपको देखने को मिलती है। अगला जो देखने को मिलता है वो है महिलाओं के अनुकूल व्यवसाय है। विशेष रूप से महिलाओं की जब बात करते हैं तो महिलाओं के अनुकूल है और इसीलिए बिहार सरकार भी इस पे फोकस कर रही है। साथ ही साथ आप जानते हैं रेशम कीट पालन जो है ये पर्यावरण अनुकूल है, पर्यावरण अनुकूल क्रियाकलाप है, इससे पर्यावरण की कोई क्षति नहीं होती है। अगला यदि देखें तो समानता संबंधी मुद्दों की पूर्ति भी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। अब जैसे हम बात करते हैं रेशम की, तो विशिष्ट डिजाइन एवं बुनाई के संदर्भ में भारत के जो प्रमुख रेशम केंद्र हैं कौन कौन से हैं? ठीक है, जैसे कुछ रेशम केंद्रों का नाम आपने सुना होगा, जैसे बनारस की जरी, बनारस की जरी। बनारस की जरी की बात करें तो आप जानते हैं बनारस अपनी सुंदर रेशमी साड़ियों एवं जरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इन साड़ियों में क्लिस्ट बॉर्डर, अच्छी तरह से सजा पल्लू, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है सबसे बड़ा केंद्र प्रमुख रूप से देखें तो बनारस की जरी है। दूसरा आपको देखने को मिलता है उड़ीसा की एकत, उड़ीसा की एकत। उड़ीसा की एकत की बात करें तो उड़ीसा में बांध कर रंगाई करने एवं बुनने को ईकत नाम से जाना जाता है। बांध कर रंगाई करने एवं बुनने को ईकत नाम से जाना जाता है, जिसमें ताने एवं बाने को बांधकर अवरोध करते हुए रंगों का विकिरण किया जाता है। तो ईकत का संबंध कहाँ से हो गया? उड़ीसा से हो गया। और इस बुनाई में सहतूत और तसर, सहतूत और तसर दोनों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है गुजरात का पटोला, गुजरात का पटोला। गुजरात के पटोले की बात करें तो गुजरात का पटोला अपनी सूक्ष्मता, बारीकी और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। 5 से 6 पारंपरिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है और अवरोध विधि से इसको भी ताने एवं बाने को रंगा जाता है। इसमें यदि हम बात करें तो प्रमुख रूप से कुछ प्राकृतिक चित्रों का अंकन देखने को मिलता है। इसके बाद आता है बंधेज का नृत्य प्रदर्शन, ये भी इसी से है, तो इस पे मत जाइए। इसके साथ साथ गुजरात का एक और है तनछुई, गुजरात का तनछुई। गुजरात का तनछुई जो है ये 3 पारसी भाइयों जिन्हें छुई के नाम से जाना जाता था, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ। और इस कला को इन्होंने चीन में सीखा था और सूरत में इसको प्रदर्शित किया था। इसमें सामान्यतः गाढ़ी साटिन बुनाई, धरातल में बैगनी या गाढ़ा रंग तथा पूरी डिजाइन में पुष्प, लता, पक्षी आदि का भाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ दक्षिण के जो मंदिर क्षेत्र का रेशम है वह भी अपना एक अलग स्थान रखता है। तो रेशम के जो प्रमुख केंद्र हैं वो आपने देखे, जैसे बनारस की जरी, उड़ीसा का एकत, गुजरात का पटोला या गुजरात की तनछुई, ये प्रमुख हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं यदि हम रेशम के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं सरकार का जो लक्ष्य है वो रेशम क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या को 85 लाख से बढ़ाकर अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ करना सरकार का लक्ष्य है। और इस क्षेत्र में लगभग 50,000 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और आप जानते हो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बीज उत्पादन तथा अन्य जो गतिविधियां हैं उनको भी वेब आधारित किया जा रहा है, जिससे कि आप कह सकते हो जो इससे शहतूत या रेशम के उत्पादन में जो कृषक लगे हुए हैं उनकी तकनीकी समस्याओं को भी दूर किया जाए। साथ ही साथ प्रमुख रेशम उत्पादक राज्यों में 11 कोकून प्रशिक्षण केंद्र भी सरकार खोल रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसके लाभार्थियों के लिए जो भी लागत आएगी, ठीक है, उसका लगभग 65% सरकार वहन कर रही है। ठीक है, तो अवसंरचना विकास को लेकर के भी सरकार फोकस कर रही है और रेशम
उत्पाद से संबंधित अवसंरचना विकास के लिए जो भी लागत आएगी, यदि SC/ST समूह का है तो 65% सरकार यहाँ पे मदद कर रही है। अन्य लोगों के लिए 50% लागत जो है वो सरकार लगा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों में यदि हम बात करें तो ऐसे राज्यों में जो पिछड़े राज्य हैं या जो पर्वतीय राज्य हैं, वहाँ पे केंद्र सरकार 80% तक का खर्च वहन कर रही है। ये आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार इसको लेकर के काम कर रही है। ठीक है, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है रेशम उद्योग के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। तो रेशम के प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेशम के कौन से प्रकार बिहार से संदर्भित हैं, कौन से किस्में ऐसी हैं जिनका प्रयोग विशेष रूप से वैश्विक स्तर पे किया जाता है, तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, रेशम क्या है, रेशम विशेष रूप से इल्ली द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है। इल्ली द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बनकर रेशम का निर्माण होता है। रेशम कीट का जो जीवन चक्र है वो 4 चरणों में पूरा होता है, जिसमें यज्ञ और कैटरपिलर या इल्ली, प्यूपा तथा सलभ ये सब निर्मित होते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। रेशम उत्पादन से संबंधित ये टॉपिक था, इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि कितने प्रकार के रेशम होते हैं, क्या हैं, और सरकार की जिन योजनाओं के बारे में मैंने बताया उसको भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।